बच्चों क्लास 8 प्रस्तुत है सेकंड पार्ट संधि पार्ट से। संधि के बारे में मैंने आपको बताया था प्रथम वीडियो में कि संधि माने होता है जोड़ या मेल। जब दो वर्णों का मेल से एक नया शब्द बन जाता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि माने होता है जोड़ना, और एक शब्द होता है विच्छेद। विच्छेद माने होता है अलग अलग करना। जैसे कि बच्चों आपको मैंने संधियों के बारे में बताया, संधि किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रथम वीडियो में बताई थी। संधि के भेद होते हैं 3, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आपको बताया जा चुका था। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि स्वर संधि के कितने पार्ट होते हैं। स्वर संधि भी जो होती है वो भी आपको 5 स्वर संधियाँ होती हैं। आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि, ये भी आपको बताया जा चुका था। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि में जब वो ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, उसके बाद में जब कोई समान वर्ण ह्रस्व का हो चाहे दीर्घ का हो, वह जब आता है तो दीर्घ हो जाता है, यानी उसका बड़ा मात्रा हो जाती है उसकी है। जैसे धनार्थी, रत्नाकरः, विद्यालया, ये आदि आदि जो होते हैं ये इसके उदाहरण हैं। विद्यार्थी दीर्घ संधि के उदाहरण, कविंद्रा, क्षितीशा, ये आदि आदि मैंने आपको बताया था इसमें दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि के बारे में सामान्य प्रक्रिया आपके इसमें लिखी हुई है, देखिए आप देख ही लेंगे, आपने देख भी लिया होगा। मैं पुनः इसको रिवीजन की शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ ताकि मैं आगे आने वाले टेस्ट जो है आपका मैं उसमें कुछ पूछ सकूँ इसमें से। और इसके बाद में आती है दीर्घ संधि के बाद में है आपके सेकंड में यण संधि। यण संधि के बारे में भी बताया कि जब हम ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, ये कोई स्वर जब कौन से हो, छोटा ई, छोटा ऊ, री, र, इनके बाद में जब कोई भी भिन्न स्वर आता है, भिन्न माने इसके अलावा आए तो ई और ऊ, री के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, ई के बाद अगर आएगा तो या हो जाएगा, ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर है तो वाह हो जाएगा, री के बाद में कोई भिन्न स्वर रा, ल के बाद में कोई भिन्न स्वर है तो ला हो जाता है। जैसे उदाहरण आप देखें, यदि प्लस अपि, ई के बाद में आ आया तो या हो गया, और जब ऊ के बाद में आ आया तो वाह होता है मध्योरी वाले में देखें। इसी प्रकार से री आता है जब तो मात्र रा हो जाता है मात्र देशा वाले में देख लें। तो ये इसके उदाहरण आपको बताए गए थे, और इसके नीचे सामान्य प्रक्रिया जो इसका नियम है वो भी आपको इसमें बताया गया। ये ऋण संधि हो गई। गुण संधि के बारे में आदि गुणा इसको संस्कृत में बोलते हैं। जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ये जो आपके लिखे हैं वर्ण ई छोटा, छोटो ऊ, ऋ या लरा बड़ा है तो क्रमशः ए ओ अर या अल हो जाता है। यथा माने होता है, अब यथा माने उदाहरण जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो गया, तो जो ए हो गया ना वह आ के बाद में जब ई आया तो ए बन गया उसका, तो ये देवेंद्र हो गया। अब राजा प्लस इंद्रा जो है बड़ा आ है, ये बड़ा आ के बाद में जब ई आया तब भी ए हो गया। तो अब देखिए इधर सुर प्लस ईसा, रा छोटा आ के बाद में जब बड़ी ई आई, बड़ी ई आने पर ये ए भी बना सुरेशा, तो ये गुण संधि का उदाहरण हुआ। इसके बाद में देखिए इसके आगे आपके उदाहरण में और दिए होंगे, पर प्लस उपकारः, परोपकारः, इसमें ओ की मात्रा हो गई। अब इसमें अर निकलेगा, देव प्लस ऋषि ही, देवर्षि ही, महा प्लस ऋषि महर्षि। अब ये आपका सामान्य प्रक्रिया में बताई जा चुका है, इससे आपको बता ही चुका हूँ। यह आदि गुणा संधि आपकी कहलाती है। वृद्धि संधि, वृद्धिरेचि ही इसका नाम है संस्कृत में, संस्कृत में वृद्धिरेच कहते हैं। इस संधि को भी आप समझ लें, या आज बताने जा रहा हूँ। छोटा आ और बड़ा आ के बाद जब ए अथवा ओ और औ वर्ण आता है तो वह क्रमशः अय हो जाता है, औ हो जाता है। यानी कि चाहे छोटा हो आ और उसके बाद में ए आता है अगर तो अय ही होगा, बड़ा आ के बाद में अगर ए और अय आता है तो भी अय ही होगा। अगर इसके बाद ओ और औ आता है छोटा आ बड़ा के बाद में तो औ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है मात्रा में। जैसे कि तथा प्लस एव है तो तथैव होगा, सदा प्लस एव है तो सदैव होगा, और जल प्लस ओ सद है, आ के बाद में ओ आया है तो औ जलौधा, यानी औ हुई, बड़ा औ की मात्रा हो गई, तो अय और औ की मात्रा हो जाती है, वृद्धि हो जाती है मात्रा में, इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। इसके बाद में देखो आपका यह है अयादि संधि। अयादि संधि में
यदि एचो वायावह, वायावह इसको संस्कृत में बोलते हैं। और इसका क्या है, यदि ए ओ अथवा औ वर्ण के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः आय, औ और आय, औ, आव हो जाता है। यहाँ पर एक के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आएगा, जैसे मान लिया एक के बाद में असमान स्वर छोटा आ आया पहले वाले उदाहरण में, तो ये आय हुआ। तो श में आय मिला, अनम मिला, शयनम, नए प्लस अकह। इसमें देखें आय के बाद असमान स्वर आता है तो ये हो गया नायकः, नायकः। पु प्लस अनः, पु प्लस अनः, इसमें ओ, इसमें होगा आओ, तो पवनः आया। पौ प्लस अकः, ये हुआ आपका पावकः, ये आओ हो गया। तो ये अयादि संध में फिर मैं आपको बता दूं, यदि ए ओ अथवा औ वर्ण के बाद में कोई असमान स्वर आता है या वर्ण आता है तो इनके स्थान पर आय, औ और आव का आदेश हो जाता है। तो ये आपका अयादि संधि कहलाती है। इसको हम संस्कृत में बोलते हैं यचो अवायावः, यचो अय या वावाह। तो ये आपको मैंने अयादि संधि के बारे में बताया। इसी प्रकार से पांचों संधियां ये स्वर संधि कहलाती है। तो बच्चों 5 संधियां ये कौन कौन सी स्वर संधि की हैं? दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घा, यण संधि, इको यणचि, आदि गुण संधि और वृद्धि संधि, और वृद्धि के बाद में अयादि संधि, यचो अवायावः। वृद्धि संधि को बोलते हैं वृद्धि रेचि संस्कृत में। तो ये 5 संधियां स्वर संधि के रूप में कहलाती हैं। स्वर का जब मिलन होता है दोनों स्वरों का, स्वर वर्णों का, और उससे जो मेल हो जाता है वही स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और संधियां स्वर संधि कितने प्रकार? 5 प्रकार की होती हैं। और मैंने आपको जो बताया, लेकिन संधि के कितने भेद ये भी मैंने आपको बताया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये भी आप याद रखें। इन संधियों के विषय में आपको सिलेबस में केवल स्वर संधि तक ही है। और वैसे व्यंजन संधि भी है थोड़ा बहुत, लेकिन व्यंजन संधि के बारे में अभी नहीं बताऊंगा। यह वार्षिक परीक्षा के समय मैं देखूंगा इसको, अगर आपका समय मिला तो मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का भी डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पर मैं अब आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि आपका जो भी संस्कृत टेस्ट होने वाला है शायद संडे को होगा, आपके पास इसके सिलेबस भी होगा, मैं बता दूंगा। सिलेबस में आपके संधि और वर्ण माला जो इसके पहले पूर्व वीडियो में बताया गया है, उसी में से व्याकरण जो इतना पार्ट है उसका, उसी में आपसे मैं ये पूछूंगा और एक पाठ भी दे दूंगा कोई, उसको मैं सिलेबस आपका आपके ग्रुप पर मैं भेज दूंगा कि कौन सा टेस्ट में कौन सा मैं पाठ लेने वाला हूँ। आपके पाठ का नाम दे दूंगा। और ये मैंने बता दिया आपको, वर्णमाला और संधि में से अवश्य ही टेस्ट में आएगा। रूप में आपको लंग लकार के रूप मैंने बताए थे, याद करेंगे आप। 5 लकारों के रूप विशेष रूप से याद करें। अनुवाद, संस्कृत के अनुवाद या संस्कृत में हिंदी अनुवाद या हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, संधियाँ होंगी, रूप होंगे पट के या गम के, और कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनमें आपको विभक्तियां बतानी पड़ेगी कि कौन सी इसमें विभक्ति है, पंचमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति, ये होंगे। ये इसी प्रकार से पूरा टेस्ट में आपका दिसंबर का जो माह का टेस्ट संडे को शायद होगा, संडे होगा, आपको टाइम मालूम हो जाएगा, दिया जाएगा। और सिलेबस में पूर्ण रूपेण आपको डिस्कस, इसमें सिलेबस का मैं इसी ग्रुप में आपके पास जाएगा तो मैं आपको इसमें वर्णन कर दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छा, ये वर्ण विचार के बारे में मैं भी थोड़ा सा मौखिक रूप से जैसे कि आपको बता दूं, इनमें से जैसे कि आपका है ये रिवीजन के बारे में बता रहा हूं मैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे?
व्यंजनों की संख्या में फिर से आप बता दे रहा हूँ, व्यंजनों की संख्या है 33 होती हैं व्यंजन जो होते हैं, और व्यंजन को 3 भागों में बांट दिया जाता है। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 होता है अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 होता है ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन के बारे में बता रहा हूँ मैं वर्णमाला से। और स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्कर कवर्ग वाला, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या रा लावा जो है ये अंतःस्थ व्यंजन है। श ख शाह है वह ऊष्म व्यंजन है। तो इन व्यंजनों के बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन लिखिए, ऊष्म व्यंजन लिखिए, या व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जा सकता है। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं संस्कृत वर्णमाला में, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपके संस्कृत में स्वर होते हैं 13, और मूल स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, इसमें ये इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी वर्ण क्या होता है, स्वर ध्वनि क्या होती है, शब्द कहाँ से बना, ये सब चीज़ें आपसे इसमें जो आपकी बुक में है वर्णमाला में ये आप पूछा जा सकता है। किसी आपको वर्ण विन्यास से पूछा जा सकता है, जैसे आपके लास्ट में दिया है पेज नंबर 95 पे रक्षा है, यज्ञ है, इनके अलावा भी पूछा जा सकता है कि वर्ण का विन्यास आप करें। तो ये आपका टेस्ट के बारे में मैंने रिवीजन कराया कि वर्णमाला और संधि, और इसके अलावा एक पाठ में दूंगा जिसको मैं आपको जो भेज चुका आपके पास होगा, तो उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा फिर बाद में, जिसमें कि वर्ण उसमें शब्दार्थ होंगे और उसकी जो अभ्यास जो होता है, एक्सरसाइजेज जो होती हैं, उनमें से एक प्रश्न के उत्तर और रिक्त स्थान, विभक्तियाँ, प्रत्यय और उसका मूल प्रकृति क्या है उसकी, ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें प्रश्न पत्र में पूछूंगा, जो आपका रिवीजन भी मैंने आज करा दिया। और इसको आप इस वीडियो को देखें ज़रूर। और अतः अब आपके लिए मैं अब विराम लेता हूँ, आप इसको प्रिपेयर करें, रिवाइज करें। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाय। ओके।